कह रही है तो इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। से घाटी पर कभी भी रमेश चंद मीणा वहाँ से मंत्री रहे, बहुत अच्छे पद पर रहे, लेकिन उन्होंने उस घाटी के जीर्णोद्धार के लिए कभी कोई काम भाई आपने दूसरे के लिए तो कह दिया कि उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन आप अभी 2.5 साल से आप क्या कर रहे हैं? अभी आपके कार्यकाल में ये चल रहे हैं क्या? मतलब मेरे कार्यकाल में अभी मैं आपको बताना चाहूंगा होगा काम या नहीं, काम चल रहा है सब जगह, काम चल रहा है कहीं भी। ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जैसे कई बार होता है ना, अपन बोल देते हैं, दर्शकों को लगता है, लेकिन वो बाद में फिर बातें उनको ऐसा लगता है कि कह दिया है केवल। उसमें सिंगल एक भी काम लोग बाग ये बता दे कि जमीन पे नहीं चल रहा, उस काम को मैं नीचे धरातल पर ले जाने का काम मैं करूं। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बातें कह देता है और वो 5 साल में 10 साल में भी वो काम नहीं करवा पाता, लेकिन एक्सपोजर को वास्तव में जो मैं इसे चैनल पे बोल रहा हूँ उसका हमें जमीन में परीक्षण करना चाहिए। कम से कम लगे तो सही ना, ऐसा नहीं हो कि 1 साल बाद ही वो टूट करके बिखर गया। और काम की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने आपके चैनल इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना है कि उससे हमें हमारी सुधार करना चाहिए। पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा जी था, उन्होंने विस्थापन के लिए खान की चौकी पे जाकर हरी झंडी दिखाई। आज जब इनकी कुर्सी इनके नीचे से जा चुकी है तो दोबारा राजनीति में स्थापित होने के चक्कर में लोगों को जाकर ये वर्ग लाने का गुमराह शिकायतें ले ली। तो लेकिन क्या आपने कभी देखा कि वास्तव में धरातल पर वो पूरी हुई नहीं हुई, इनकी समस्या का समाधान हुआ ही नहीं हुआ, या केवल वो जन सुनवाई ही रह गई? बस डेकोरम वाली बात है वो खत्म हो चुकी है। तो ये जब अच्छे काम करता है कोई जनप्रतिनिधि तो अच्छे काम के वोट मिलते हैं क्या? जो कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल मुद्दों पे जीते, काम कभी नहीं करवाते, लेकिन ऐसे मुद्दों को पकड़ के रखते हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं। उस पावर का जिस तरह से इन लोगों ने मिसयूज किया, लोगों को परेशान किया, लोगों की भलाई के लिए कभी इन्होंने अभी आपको विधायक बने हुए कितना समय हो गया आपको? हम दिसंबर 2023 में विधायक बने, लगभग 2.5 वर्ष का ये कार्यकाल। 2.5 वर्ष तो हो गया आपको। तो अब 2.5 वर्ष से जनता आपको देख रही है ना, उनको तो इतने लंबे समय से देखती आ रही है रमेश चंद मीणा जी को, और इतने बड़े बड़े पद भी उनको दिए गए हैं कांग्रेस के समय, लेकिन 2.5 वर्ष से आपको ये मौका मिल रहा है। लेकिन अभी जैसा सुनने में आता है, कई लोग कह देते हैं कि भाई जैसे हमने अभी वो आपके कवरेज किया था पहाड़ी वाला, इस पर आदि शिव की मूर्ति बन रही है, कि ऐसा कह देते हैं कुछ लोग मिलकर के, कह रही है तो इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा। तो ये इस पर क्या कहेंगे आप, ये कहाँ तक सही है बात? मैं बताना, हमने तो जाकर देखा है, लेकिन आपका स्पष्टीकरण चाहेंगे। मैं बताना चाहूंगा चौधरी जी इसमें पूरे विषय पर, क्योंकि पहाड़ी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। पहाड़ी का जो इलाका है, मैंने आपको जो विजिट करवाई थी, वो इलाका हमारे जो मूल बस्ती है पहले वहाँ बसी हुई थी, आबादी क्षेत्र में बसी हुई थी वो, और आबादी क्षेत्र का वो इलाका है जहाँ पर ये डेवलपमेंट सारा हो रहा है। वो किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, पूरे गांव की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है। तो मतलब ये वैसा आरोप है, ये क्या है के लिए जिन लोगों ने कुछ किया नहीं कभी, वो केवल एक लोगों को गुमराह करने की वजह से लोगों को ये बता दे। ये आप भी समझ सकते हो, आपने देखा है कि वो सारी जब हनुमान जी का मंदिर है, वो मेरे अकेले का नहीं, वो पूरे गांव का आसपास के लोगों का आस्था का केंद्र है। पहाड़ी पे जाकर जो नसीर बाबा का जो स्थान है, हमारे जो स्थानीय देवता है, उस पर पूरी बस्ती हमको सनातन काल से उसको हम पूछते आ रहे हैं। और ये सारे जो विकसित जो विकास के कार्य हो रहे हैं, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने न केवल मेरे गांव में, ये तो आपने देखा है, मुझे लग रहा है सपोर्टरा में अनेकों ऐसे विकास के कार्य चल रहे हैं। अब कहने वाले कुछ भी कहे, सारी चीजें तो सामने आने वाली है और ये छुप नहीं सकती ये चीजें। ये करणपुर घाटी का भी एक सुनने में आता है, ये क्या है मामला? ये करणपुर घाटी, क्योंकि देखो राजनीतिक तौर सपोर्टरा के अंदर मंडरायल जो हमारा ब्लॉक है, ठीक है, अभी अभी उपखंड कार्यालय भी है मंडरायल के अंदर। अच्छा। मंडरायल ब्लॉक का जो इलाका है उसमें अभी पहले तो 24 ग्राम पंचायती थी, अभी बढ़कर 29 ग्राम पंचायती हो गई। उस मंडरायल, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र है वो डांग का क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं डांग का क्षेत्र। अच्छा। जो कैला देवी के ऊपर का जो क्षेत्र है वो डांग का क्षेत्र। उस डांग के क्षेत्र में मूल रूप से आज भी, यानी कि आजादी के 7-8 दशक के बाद भी काफी ऐसा क्षेत्र है, उसमें 7-8 पंचायतें ऐसी है, लगभग 66 ऐसे गांव ढाणी है, अच्छा, जिनमें आज भी लाइट, पानी का, रोड की नहीं है। ये मूलभूत समस्याएं है, मूलभूत आज भी समस्याएं है। नहीं तो आप उसका कारण है क्योंकि वहां पर क्या है, वन विभाग की जो जिस तरह से रणथंभौर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, अच्छा, जिस तरह से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो उस तरह से उस क्षेत्र में वन प्रतिबंधित इलाका होने के कारण जो पारंपरिक विद्युत लाइनों का बिछाना वहां संभव नहीं है। रोडों को निकालने के लिए भी आपको कहीं न कहीं वन विभाग से, वाइल्ड लाइफ से, दोनों जगह से आपको एक स्वीकृति लेनी पड़ेगी। वन विभाग है मतलब सामाजिक वन की, टेरिटोरियल और वाइल्ड लाइफ, दोनों जगह से आपको लेनी पड़ेगी। उसके लिए क्योंकि जो रमेश चंद मीणा जी थे वो मंडरायल ब्लॉक से आते हैं,
अच्छा, वो मंडरायल ब्लॉक से आते हैं, मैं सपोटरा ब्लॉक से यहाँ आता हूँ। ठीक है। मंडरायल ब्लॉक से उनका आने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मंडरायल ब्लॉक में जो 24 ग्राम पंचायतें थी अब 29 हो गई। उस क्षेत्र ने ये महसूस किया 2008 के अंदर कि शायद हमारे क्षेत्र से कोई विधायक बनेगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। अच्छा, उन्होंने उनकी मानसिकता एक ये थी, और होता है स्वाभाविक लोगों के मन में होता है कि हमारे बीच में से कोई व्यक्ति जा रहा है इतने बड़े पद पर, राजनीतिक पद पर, तो हमारे लिए कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। उसके माइंड में लोगों की ये सोच थी। और लोगों ने, मुझे लग रहा है 2008 के अंदर रमेश चंद्र मीणा जी जब चुनाव लड़े थे तो हमारे पिताजी वगैरह बताते, मेरे पिताजी के साथ में वो पंचायत समिति सदस्य भी रहे 1995 के अंदर रमेश जी। तो मेरे पिताजी भी उस समय बताते, वहाँ हमारे ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है काफी, वो बताते मंडरायल के अंदर काफी गाँवों से 100 रुपए 200 रुपए चावल एकत्रित कर करके रमेश चंद्र मीणा को लोगों ने चुनाव लड़वाया। अच्छा, ये लोग कर रहे हैं अपनी लोग कर रहे हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया कि यहाँ से विधायक बनेगा तो हमारे क्षेत्र का कायाकल्प होगा, यहाँ के क्षेत्रों को जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूर्ति होगी। और उस आशा और उम्मीद के साथ में लोगों ने इनको चुना, उनको वोटिंग करके उनको चुना और उनको मौका मिला। और मौका मिलना चाहिए, उसमें कोई दोहराया नहीं। डांग क्षेत्र भी हमारा क्षेत्र है, मेरा घर है, मैं उनसे उतना ही हमारा प्यार है, उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया है। लेकिन जिस आशा और उम्मीद के साथ में उनको चुना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उनको 3 बार चुना। अच्छा, 3 बार चुना, और उस क्षेत्र ने उनके लिए हमेशा बहुत आप एमएलए पद की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं एमएलए पद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनको बहुत अच्छी वोटिंग करी। और सिर्फ इस उम्मीद में कि इस बार नहीं हुआ, शायद अगली बार कुछ विकास होगा। ठीक है, अगली बार नहीं हुआ तो शायद अगली बार होगा। तो मेरा मानना है कि इनको कैबिनेट मंत्री बना दिया और इतने बड़े ओहदे पे ये पहुंचे कि राजस्थान के टॉप 5 ये जो कैबिनेट के मंत्रालय थे, ये पहले तो खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय इनके पास था, लेकिन जो मानेसर घटनाक्रम हुआ पिछली गवर्नमेंट के टाइम में, उसके उपरांत में इनका पद छीना गया। और फिर बाद में जब सचिन पायलट साहब ने इनको सरकार से दबाव डाल के, या समझो उनके पास जो पद था वो इनको रमेश चंद्र मीणा जी को पद दिलवाया, बहुत बड़ा ओहदा इनको दिलवाया। सपोर्ट रहा के लोगों में बहुत खुशी की लहर उस समय दौड़ी कि शायद हो सकता है इतना बड़ा मंत्रालय मिल रहा है तो शायद सपोर्ट रहा का कायाकल्प 100% होगा। लेकिन इन्होंने उस पॉलिटिक्स को विकास कार्यों में नहीं लगाकर लोगों को किस तरह से झुकाया जाए, लोगों को किस तरह से दबाया जाए, उसमें पूरी एनर्जी को उसी में खर्च कर दिया। जिस करणपुर की घाटी का आप उल्लेख कर रहे हो, वो करणपुर की घाटी 1992-93 में इस सपोर्ट रहा से बीजेपी से विधायक हुए थे रंगजी लाल मीणा जी। अच्छा, उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उनके हमारे जो विधायक थे रंगजी लाल मीणा जी के बहुत गहरे संबंध थे। ठीक है, उन्होंने उनको करणपुर की, वहाँ जो गुमानो माता का एक चुम्बकी देवी मंदिर है, वहाँ उस मंदिर पे दर्शनार्थ वो लेके आए। उन्होंने पूरा एरिया उनको दिखाया और बताया कि किस तरह से ये घाटी सपोर्ट ट्रैक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रमेश चंद्र जी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं रंगजी लाल मीणा 1992 की। ठीक है, वो लेके आए, उन्होंने वहां दर्शन कराए, उनको दिखाया करणपुर के आसपास जो 8-10 ग्राम पंचायत है, इनको सपोर्टरा से जोड़ने के लिए, करौली से जोड़ने के लिए केवल एक घाटी ही विकल्प है। अन्यथा या तो वो सवाई माधोपुर होके आएंगे या फिर मंडरायल वो 40 किलोमीटर आगे जाके उधर से होके आएंगे। उनको सीधे जोड़ने के लिए घाटी बहुत आवश्यक है। उस समय उन्होंने भैरव सिंह शेखावत साहब ने 56 लाख रुपए की घोषणा की थी, जिसमें पत्थरों से निर्मित घाटी हुई थी। वो घाटी 33 साल के बाद में वो घाटी अब बरसातों के सीजन बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच गई। उस घाटी पर कभी भी रमेश चंद्र मीणा वहां से मंत्री रहे, बहुत अच्छे पद पर रहे, लेकिन उन्होंने उस घाटी के जीर्णोद्धार के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। आज स्थिति ये है कि मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, भजन लाल शर्मा जी ने आज उस 3 किलोमीटर घाटी के लिए हमको 50 करोड़ 3 किलोमीटर की है घाटी? हाँ बिल्कुल, 3 किलोमीटर घाटी है, उसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और अब वो घाटी का निर्माण कार्य इस समय चल रहा है, लोग आते जाते देखते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि लोगों के बीच में इस घाटी की तो बहुत चर्चा है। वो घाटी केवल हमारे सपोर्टरा का ही वो नहीं है, वो पूरे करौली गंगापुर सिटी, आप गंगापुर सिटी में देखते होंगे, हमारे बाजार के लोग हैं, उनके गुमानो देवी की बहुत मान्यता है। ठीक है, और वो मुख्य मार्ग है उनका जाने का। तो मैं मानता हूँ कि करौली, सवाई माधोपुर और जो खंडार की तरफ लोग जाते हैं सवाई माधोपुर, वो पूरे उस इलाके में, यानी मध्य प्रदेश को भी उसका पूरा वो जोड़ता है वो रास्ता, वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उस घाटी का आज निर्माण कार्य चल रहा है। जिस तरीके से उस घाटी बनेगी, निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों को बहुत लाभ। वो चल रहा है अभी आपके कार्यकाल? बिल्कुल, अभी उसका हमने 4 महीने पहले ही उसका वो किया है हमने, फरवरी के अंदर किया है। तो ये समझो आप 2.5-3 महीने हो गए, बहुत अच्छा उसका काम चल रहा है। निश्चित रूप से उसका जो टेन्योर है 18 माह का, उसमें हम उसको कंप्लीट करके देंगे। एक बेहतरीन घाटी मिलेगी, लोगों को सुविधाओं का लाभ।
चलो बहुत अच्छी बात है ये तो लोगों के लिए कि जिस घाटी की चर्चा आप लोग सुनते हैं तो उसी के बारे में यहाँ पर बात चल रही थी कि केवल और केवल मात्र ऐसा नहीं कि वो मंडरायल या सपोटरा या करौली, बल्कि सवाई माधोपुर, खंडार या आगे तक जो एमपी के रास्ते को जोड़ता है वहाँ तक के लोगों को ये शायद सुविधा के रूप में मिलेगी। राज जी, जैसे अब लोगों ने तो आपको मौका दे दिया है ना, आप जैसे बात कर रहे थे, चलो कि हम ऐसा होता ही है कि भाई अपन तो विधायक बन गए, लेकिन जो पूर्व में यहाँ पर रहे तो उनके लिए बोला जाता है कि भाई चलो कुछ नहीं कर पाए वो। तो अभी जैसे आपके लिए हम बोले कि भाई आपको 2.5 साल हो गए जी, अब 2.5 साल हो गए, तो अब क्या आपने ऐसी क्या क्या उपलब्धियां हो गई कि आप लोगों को लगे कि यार वास्तव में जो काम इतने वर्षों से नहीं हो रहे थे वो अब हो रहे। भाई लोगों के बीच में ये बातें जाए तो सही कि भाई आपने दूसरे के लिए तो कह दिया कि उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन आप अभी 2.5 साल से आप क्या कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे एक तो वो हमको बताएं आप, और दूसरा अगर आप उपलब्धियां हैं भी तो आप उनको किस रूप में देखते हैं, क्या आगे हम उसको पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या चुनौतियां रहेंगी, इस बारे में थोड़ा जरूर हमको एक बार क्लियर करें आप। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि रमेश चंद्र मीणा जी ने कुछ नहीं किया। मेरा कहने का यहाँ उद्देश्य है कि जिस तरह के ओहदे, जिस तरह का पद उनको, प्रतिष्ठा उनको मिली, जो ताकत उनके पास जो ताकत उनके पास थी, यदि उनकी काम करने की इच्छा होती, उनकी मनसा होती कि सपोटरा में, डांग क्षेत्र में मुझे लोगों की भलाई के लिए आज करणपुर की घाटी बनवानी है, लोगों के लिए मुझे डांग क्षेत्र के लिए पानी की, पेयजल की आपूर्ति करवानी है, सोलर पे आधारित ऊर्जा मुझे दिलवानी है, क्योंकि वन प्रतिबंधों के कारण पारंपरिक विद्युत लाइन बिछना तो संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन सोलर के माध्यम से हम उनको वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में उनको दे सकते थे। एक हमारा जो बरवासन देवी के पास एक हाई लेवल ब्रिज है, अच्छा, जिसमें लंबे समय से यानी 2008 से लेकर अब तक 23 तक लगभग 10 से 12 लोगों की उसको पार करते हुए मृत्यु हो गई। अच्छा, उसमें डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। सपोटरा में उपजिला अस्पताल हो, ऐसे तमाम काम ऐसे थे जिनको वो अपने पद पे रहते हुए उनको कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सपोटरा में जिस तरह की एक द्वेषतापूर्ण राजनीति की, वो बदले की भावना से उन लोगों ने तो अभी आपके कार्यकाल में ये चल रहे हैं क्या, मतलब? हाँ, मेरे कार्यकाल में अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 3 बजट हमारी सरकार के हो चुके हैं। ठीक है, 3 बजटों के अंदर सपोटरा विधानसभा के अंदर 700 करोड़ रुपए के काम इस समय प्रगतिरत है। अच्छा, आप लेकर आ चुके हैं? 700 करोड़ रुपए में से जो विशेष उपलब्धि है, हाँ, करणपुर की घाटी हमारा 50 करोड़ रुपए का एक बड़ा काम चल रहा है, और वो चल रहा है, प्रगतिरत है। ठीक है। दूसरा काम हमारा सलेमपुर से बालोती होते हुए डावरा, गोठरा, हरिया का मंदिर गोठरा, आरडोंगर और ब्रवासन देवी के बाद में एक हाई लेवल ब्रिज का निर्माण होना है, और नरोली होते हुए कैला देवी का जो रोड है वो लगभग 60 करोड़ रुपए का काम है जो वर्तमान में प्रगतिरत है। अच्छा, आप उसको देख सकते हो, सलेमपुर से होते हुए इधर डाबरा की तरफ निकल गया और आरडोंगर तक वो लगभग पहुंच चुका है। अभी क्योंकि वन विभाग ने हाई लेवल ब्रिज का काम अभी रोका है, जिसकी एनओसी के लिए हमने सारा काम कर दिया है, और मुझे विश्वास है कि उसकी एनओसी हमें मिल जाएगी। हाँ, ये हमारा एक बड़ा काम चल रहा है। ठीक है। गंगापुर सिटी से आप आओगे तो ताजपुर से होते हुए ताजपुर, खिरकड़ा, बरतून, बेरुंडा, मसाप्ता, रानेटा और नारोली, डांग, नीमोदार, खेड़ला, ये एक पूरा रूट है जो गंगापुर स्टेशन को मलारना स्टेशन से जोड़ेगा। ये एक काम है, गंगापुर सिटी स्टेशन से और मलारना स्टेशन को जोड़ेगा, बाया पूरा सपोटरा का पार्ट होते हुए। इसमें केवल 7 किलोमीटर का रूट गंगापुर सिटी से ताजपुर है। अच्छा, ये आप उसी की कह रहे हैं जो अभी रोड का काम चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग तो उसे कुछ यहीं तक ही समझते हैं कि नहीं, यहाँ तक नहीं है वो, क्योंकि गंगापुर विधानसभा में होने के कारण, गंगापुर उसका पीडब्ल्यूडी का डिवीजन होने के कारण उसको गंगापुर एक्सीएन साहब के अंडर में है वो। ठीक है। बाकी ताजपुर से लेके और जो खेड़ला के अंत तक है वो मेरे सपोटरा एक्सीएन के अंडर में वो आ रहा है, और आगे का काम वो सवाई माधोपुर उनका एक्सीएन है, तो ये वहां तक जाकर मिलेगा। ये गंगापुर स्टेशन से मलारना स्टेशन को जोड़ने का ये 77 करोड़ रुपए का ये काम है, जो आपके गंगापुर सिटी में 12 करोड़ का काम चल रहा है। बाकी का 65 करोड़ का काम ये यहाँ सपोटरा के अंदर इस समय प्रगतिरत है। इसमें बीच में भी एक नीमोदा के पास में हमारे पुलिया, बड़ा नदी के ऊपर पुलिया बनने का काम भी चल रहा है, और 2-3 जगह हैं जो सपाट है, कॉजवे, ये सारे इसमें बनने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। मंडरायल के अंदर उपजिला अस्पताल के लिए 40 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति हो चुकी है, टेंडर हो चुके हैं। उसका काम है ना, जो 2 जगह हमारा चल रहा है, एक तो हमारा ऑन रोड पे उसका काम चल रहा है, और उसी में से एक पार्ट गायनी का यानी शिशु रोग विशेषज्ञों के लिए जब पुराना हॉस्पिटल था वो वहां बनने वाला है। सपोटरा के अंदर उपजिला अस्पताल के लिए 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है, अब टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है। ये मेडिकल के क्षेत्र में। इसके अलावा मैं अब बताना चाहूंगा 21 उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे है सपोटरा के अंदर, हमारे डांग क्षेत्र के अंदर इस समय 21 उप स्वास्थ्य केंद्रों का काम सब जगह प्रगतिरत है।
कहीं बिल्डिंग हो चुकी है, कहीं छत पे पहुंच गया, कहीं नींव का काम हो चुका है, ऐसे इस तरह से सब जगह काम चल रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में आयुर्वेदिक के मैं बताना चाहूँगा, अभी 2 दिन पहले ही हमारा कुलगांव का आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल था उसको ब्लॉक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया गया है। अच्छा। और तमाम जगह चाहे पशु चिकित्सक के रूप में कम से कम 12 जगह ऐसी है जहाँ ओपे पशु चिकित्सा केंद्र यहाँ स्वीकृत किए गए, वो काम हमारे सब प्रगतिरत है। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 9 साल से सपोर्ट्रा के अंदर एक भी रोडवेज परिवहन की बस यहाँ संचालित नहीं थी। अच्छा। 9 साल से एक भी बस संचालित नहीं थी। कौन सी, इसी जगह की बात कर रहे हैं? सपोर्ट्रा से हाँ। एक भी बस जयपुर के लिए कोई संचालित नहीं थी, सब निजी बसों के हवाले ही सपोर्ट्रा की जनता अच्छा। उनमें अपनी जेब काट रही थी, सब उन्हीं के। आज की स्थिति है कि सपोर्ट्रा के अंदर रोडवेज बस स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। कहाँ पर? सपोर्ट्रा से अपन भूकना रोड की तरफ जाएंगे, कंप्लीट है से भूकना रोड पे, ठीक है। और रोडवेज बस स्टैंड कंप्लीट हो चुका है। 1 महीने 20 दिन या महीने भर के अंदर उनका उद्घाटन होने वाला है। अच्छा, सपोर्ट्रा मतलब रोडवेज निर्माण बस भी स्टैंड हो चुका बिल्कुल है? कंप्लीट हो चुका है, केवल उसका समतलीकरण का, टाइलिंग का, उसका नीचे काम चल रहा है। और उसी टाइम कैला देवी के अंदर, क्योंकि देश भर में कैला देवी देश की जो 9 शक्तिपीठों में से एक कैला देवी का जो मंदिर है, वहां पर देश भर से नहीं विदेशों से भी लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उनके लिए एक रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण है। जब माननीय डिप्टी सीएम साहब को हम शायद अगले महीने बुलाएंगे यहाँ, तो उसी दिन उसका शिलान्यास करने वाले हैं। वो भी रोडवेज बस स्टैंड का काम चालू होगा। ये कहाँ पर? ये दूसरा ये वाला? जो आपका गंगापुर सिटी से रोड बन रहा है, हाँ। गंगापुर सिटी से ताजपुर, और ताजपुर से ही हमारे रोड सीधा मेरे गांव होते हुए, काचरौदा होते हुए, सेमरदा होते हुए सीधा कैला देवी को कनेक्ट करेगा, जहां जाकर ये मिलेगा कैला देवी में जाकर। अच्छा, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि गंगापुर सिटी से जो ताजपुर वाला रोड है ये कैला देवी के लिए आ जाएगा? बिल्कुल कैला देवी। और सबसे बड़ा फायदा इसमें ये है, गंगापुर सिटी से हम जो पहले वाले रूट पे होकर जाते थे, लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ती थी। तो आज इस रोड से आप जाओगे तो आप केवल 25 किलोमीटर के अंदर आप कैला देवी पहुंच जाओगे। तो ये 2 बातें जो आपने अभी बताई है, तो मैं खुद के लिए भी कहूंगा, क्योंकि जब हमें भी शायद ये नहीं पता था, लेकिन अब बात निकल करके आई है कि सोचिए कि जो व्यक्ति केवल उस रोड को डाबरा तक या ताजपुर तक समझ रहे थे, वो कहाँ मंडरायल तक उसका काम चलने वाला है। मैं कह रहा हूँ आपसे 25 से 30 मिनट में आप कैला देवी पहुंच जाओगे। और हमारे जो स्थानीय लोकल जो लोग हैं, चाहे कोई भाई ऑटो चालक हो, कोई टेम्पो चालक हो, इस तरह के, मुझे लग रहा है आने वाले समय में उनको बहुत सारा रोजगार भी उन लोगों को, क्योंकि कैला देवी के लिए रूट है। वो तो यही, जब सीधा वहां से रोड जा रहा है तो ऑटो भी फिर आराम से। बिल्कुल उसी का ये काम एक हमारा विद्युत के क्षेत्र में बताना चाहूंगा, 132 केवी जीएसएस का काम इस समय कुलगांव में प्रगति करते हैं, और 33/11 केवी का काम हमारा चैनपुर बलिया के अभी इस बजट में हमारे स्वीकृति उसमें हुई है। शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 12 करोड़ रुपए के काम ऐसे है जो हमने विभिन्न स्कूलों के अंदर, कहीं 2 कक्षा कक्ष, कहीं 4, कहीं 6 कक्षा कक्षों का 4 दीवारी शौचालय बच्चों के लिए, ये सब सरकार के माध्यम से उन स्कूलों में पैसा आया है। ये होगा काम या नहीं, काम चल रहा है सब जगह, काम कहीं भी नहीं। ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जैसे कई बार होता है ना, अपन बोल देते हैं, दर्शकों को लगता है, लेकिन वो बाद में फिर बातें उनको ऐसा लगता है कि कह दिया है केवल। नहीं, मैं आपको क्लियर होता जाए कि भाई ये काम चल रहे हैं बकायदा। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी हमने 2 साल बेमिसाल के नाम से एक बुकलेट छपवाई थी। अच्छा। उसके अंदर मैंने 2 साल के अंदर हमारी सरकार माननीय भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने काम हमें दिए, उन कामों का एक काम का ब्यौरा है। और मैं जगह जगह जाकर मैंने लोगों से भी बताया है, उसमें सिंगल एक भी काम लोग वाग ये बता दे कि जमीन पे नहीं चल रहा, उस काम को मैं नीचे धरातल पर ले जाने का काम मैं करूं। ये तो हम कैमरे पर कहेंगे, कई बार हमने खुद ने द एक्सपोजर ने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बातें कह देता है और वो 5 साल में 10 साल में भी वो काम नहीं करवा पाता, लेकिन आपने सोचिए कि 2-2.5 साल में इतना सारा जो काम आप बता रहे हैं, तो हम तो खुद चाहते हैं कि हम ऐसी जगहों पर जाए, हम भी देखें। जैसे आपने घाटी के लिए बोला है, आपने 2-2 बस स्टैंड के लिए बोला है, आपने और जगह बोला है, तो अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो ये तो लोगों के बीच में जानी चाहिए। अगर ऐसी मुझे लग रहा है आप लोग द एक्सपोजर को वास्तव में जो मैं इस चैनल पे बोल रहा हूँ उसका हमें जमीन में परीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल। करणपुर की घाटी हो, मंडरायल हॉस्पिटल हो, सपोर्ट्रा हॉस्पिटल हो, खेल स्टेडियम हो, अभी जमीन आवंटित हो चुकी है, अप्रोच रोड का काम चल रहा है, 132 केवी का जीएसएस का कुलगांव में काम चल रहा है, 21 उप स्वास्थ्य केंद्रों का काम चल रहा है, 12 पशु उप चिकित्सा केंद्रों का काम चल रहा है,
और रोडवेज बस स्टैंडों का काम चल रहा है। सपोर्टरा कैला देवी से आज 12 रोडवेज बस जयपुर के लिए जा रही है। 2 एसी बस संचालित है जो सपोर्टरा से गंगापुर सिटी होते हुए जा रही है। बस भी है? एसी बस सपोर्टरा यहाँ से चल रही है। तो एसी बस के लिए तो हमने नहीं सुना था। नहीं, बिल्कुल सुना। आपके गंगापुर सिटी से बहुत सारे लोग उसमें सफर करते हैं। सुबह यहाँ 9 बजे जाती है और शायद मुझे लग रहा है से चलती है, सपोर्टरा से चलती है 9 बजे, और गंगापुर सिटी लगभग मुझे लग रहा है 10 बजे के लगभग गंगापुर सिटी वो जाती है रोज डेली। अच्छा। और जयपुर से वो रिटर्न है 4 बजे, 4:10 पे या 4 बजे वहां से चलती है। कितनी बस चल रही है ये? 2 एसी बस है, एक सपोर्टरा से, एक कैला देवी। अच्छा। जो कैला देवी से जा रही है वो बाया करौली महुआ होते हुए जाती है, और सपोर्टरा वाली जो गंगापुर सिटी होते हुए ये यहाँ से निकलती है। और इनके अलावा 10 बस ऐसी है। एक बस हमारे गोवर्धन जी के लिए। एसी बस जो आपने बोला ये रोडवेज सरकारी बस है? सरकारी बस है बिल्कुल। अच्छा। रोडवेज बस यहाँ एसी बस संचालित है यहाँ से। और इसके अलावा कोई सा भी महकमा हो, मैं बोल रहा हूँ कोई सा भी महकमा हो, हर महकमे के अंदर काम चल रहे हैं। मैंने जो बुकलेट दी है उस बुकलेट के अंदर प्रत्येक काम का ब्यौरा है। और वो काम को यदि कोई भी हमारा दर्शक हो, हमारा मेरे विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति हो, आज 350 करोड़ रुपए के तो केवल पीडब्ल्यूडी के रोडों का काम चल रहा है 700 करोड़ में से। और तमाम कामों के लिए मैं तो बिल्कुल इतना दावेदारी से कह सकता हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति इसको देखना चाहे कि काम मौके पे नहीं चल रहा। मॉनिटरिंग करते हैं आप? बिल्कुल, मॉनिटरिंग हमारा चल रहा है। उसमें केवल कुछ काम है जो उसमें से हटे हैं, वो डांग विकास बोर्ड के काम हटे क्योंकि उनकी कुछ शिकायतें रही, और माननीय मंत्री जी ने, जो उनके ग्रामीण विकास मंत्री जी है, उन्होंने शिकायत के आधार पर कुछ काम उसमें से हटाए। केवल डांग विकास बोर्ड के 8 करोड़ के काम में से 5 करोड़ के काम उसमें हटाए, बाकी 3 करोड़ काम वो ही चल रहे हैं। नहीं तो तमाम जो काम मैंने आपने कहा जैसे मॉनिटरिंग करते हैं, तो हमने जैसे हम आपके ताजपुर रोड का जो काम चल रहा है गंगापुर सिटी रेलवे, उससे तो आपने देखा कि हम कई बार उसको हमारे द एक्सपोजर पे भी दिखा चुके हैं कि भाई वहाँ की सोचिए कि आप लोगों को इतना महत्वपूर्ण एक मार्ग जो है मिलने वाला है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक खींचतान इतनी ज़्यादा है कि लोगों को विकास कार्य कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये तो चलिए आपकी वजह से वहाँ पर वो है कि रोड का जो सैंक्शन है वो आ चुका है और निर्माण चल रहा है। तो हम ये चाहते थे कि वहाँ पर जो मजबूती है वो बहुत ऐसी हो कि कम से कम लोग याद तो रखें कि हाँ भाई एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी वजह से ये रोड आया और इतने साल तक वो चला। तो आपने देखा कभी इस तरह से? उसको मैंने बीच में आपके चैनल के माध्यम से जब इस विषय को उठाया गया था, अच्छा। तो मैं उस समय महूकला में जाकर मैंने वहाँ से एक्सीएम से, एसडीएम साहब से, और वहाँ जो ठेकेदार था उनसे मैंने बात करी कि जो लोगों की जो गरीब लोग हैं बेचारे अपन मकान को तोड़ चुके हैं, हटा नहीं, चुके। केवल अपन तो मजबूती की बात करें, रोड जो है वो मजबूत बने। बिल्कुल, काम है भाई कम से कम लगे तो सही ना, ऐसा नहीं हो कि 1 साल बाद ही वो टूट करके बिखर गया। और काम की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा भी था। हमारे जो गांव के मेरे सपोर्टर साइड के लोग हैं उन्होंने बीच में जाके एक बार ताजपुर में भी मुद्दा उठाया, एक्शन को मौके पे बुलाया, जो क्वालिटी थी, जो थिकनेस थी, जितनी होनी चाहिए वो सारी उनसे मेंटेन करवाई। बाकी सुधार एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर होती है, उसमें कोई आप लोग जब मुद्दा उठाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी थोड़ा जागरूक बताएं कि बिल्कुल मिलता है। इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना है कि उससे हमें हमारी सुधार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा सोचते हैं अच्छी बात है। मेरा मानना है कि सपोर्टरा के अंदर जिस तरह के विकास कार्य अभी चल रहे हैं जी, 3 बजट आ चुके हैं, और आने वाले समय में जो काम शेष रह गए जो क्षेत्र के हिसाब से जरूरी है, मुझे लग रहा है आने वाले समय में उन सभी कामों को हम समेटेंगे। अभी एक सबसे बड़ा काम जो हमारे यहाँ से अभी छूट गया हमारी वार्तालाप में, डांग के हमारे जो 66 गांव और ढाणी विस्थापन की श्रेणी में जो आ रहे थे, उन गांवों के लिए हम लोगों ने अभी सरकार के माध्यम से सोलर ऊर्जा के, वैकल्पिक सोलर ऊर्जा के लिए हमने मांग करी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय ऊर्जा मंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने उसको स्वीकार किया है। और सपोर्टरा के 66 गांव सहित राजस्थान के 109 गांव ऐसे हैं जो आज भी विद्युत विहीन है। उन सबके लिए ही उन्होंने सौर ऊर्जा से वैकल्पिक ऊर्जा देने का उन्होंने घोषणा उसके अंदर की है, और आने वाले समय में वो मिलेगा। चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा जो है ये पहले बहुत लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है। पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा जी था, उन्होंने विस्थापन के लिए खानगी चौकी पे जाकर हरी झंडी दिखाई, विस्थापन के लिए उन्होंने फायदे बताए लोगों को। और मैं राजनीति में इस चीज का बड़ा वो होता हूँ। हमारे यहाँ 2 बड़े मुद्दे चल रहे हैं, एक तो विस्थापन का और एक डूंगरी बांध का। दोनों मुद्दे, बड़ा मुद्दा क्यों है ये बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि विस्थापन आज का मुद्दा नहीं है, बहुत लंबे समय का मुद्दा है। और हम भारतीय जनता पार्टी का तो अभी विधायक बना है, इससे पहले 15 साल तक पूर्व में रमेश चंद मीणा जी मर रहे। उनको जो भी कागज चला, मैं मानता हूं आज मैं विधायक हूं, मेरे क्षेत्र में कोई काम होने वाला है और उसका यदि कोई सरकारी स्तर पर प्रक्रिया चल रही है तो मुझे भली भांति उसका पता रहता है कि मेरे क्षेत्र में क्या होने वाला है। जब ये पूर्व मंत्री थे उस समय विस्थापन का मुद्दा चला, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। डूंगरी बांध का जो प्रकरण चला, इनके समय में सारे कागजी प्रक्रियाएं पूरी हुई। अब तो केवल एग्जीक्यूट होने की स्थिति में वो चीजें आ रही है। उस समय इन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया। आज जब ये चीजें धरातल पे आने वाली है,
आज जब इनकी कुर्सी इनके नीचे से जा चुकी है तो दोबारा राजनीति में स्थापित होने के चक्कर में लोगों को जाकर ये बर्ग लाने का, गुमराह करने का काम करते हैं। वो राजनीतिक खींचतान शुरू हो गया। एक वो करते, लोगों को बर्ग लाते हैं कि खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। मेरा मानना है कि मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे डूंगरी बांध का मुद्दा हो, हमारे लोगों पे जब भी कोई पीड़ा आएगी निश्चित रूप से मैं उनके साथ में रहने वाला हूँ। सरकार के स्तर पर भी मैंने 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को लोगों की जो पीड़ाएं थी वो मैंने उनको पूरी अभिव्यक्त की है, उनको बताई है, और जो लोग क्या चाहते हैं वो सारी चीजें अभिव्यक्त की है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि संवाद ही समाधान है, और संवाद से ही समाधान निकल सकता है। कोई और लोगों को वार्तालाप भी करनी चाहिए सरकार के स्तर पे, तो निश्चित रूप से मतलब ऐसी कोई आएगी कभी भी कोई बात, तो मैं पब्लिक के साथ में हमेशा उनके साथ देने वाले लोग हैं, हम उनके साथ। हमारे यहाँ से जैसे लोग बागों की आस्था का केंद्र गोवर्धन जी है, सपोर्ट राह से गोवर्धन जी के लिए यहाँ से रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। अच्छा। सपोर्ट राह से, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी व्यक्ति का, किसी परिवारजन का जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके अस्थि विसर्जन के लिए हम सौरोजी उसको लेकर जाते हैं। ठीक है। यहाँ से लेकर सौरोजी के लिए भी रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है, जो बाया धौलपुर आगरा होते हुए वहाँ पहुँच रही है, यहाँ से और सौरोजी तक विशेष। तो ये विशेष रूप से ये बसें यहाँ से चल रही है। तो निश्चित रूप से सपोर्ट रहा, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे, क्योंकि अमीर व्यक्ति घर में अपनी प्राइवेट व्हीकल का यूज करके चला जाता है, लेकिन गरीब व्यक्ति जब जाता है तो उसको निश्चित रूप से इनका बहुत फायदा मिलता है। एक मैं ये पूछना चाहूँगा अभी आपसे, चूंकि अब प्रश्नों को पूरा करने की समय है, तो आपने शुरुआत में जैसे हमसे कहा था कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने हमसे बात कही कि भाई आप यहाँ पर जन सुनवाई करते हैं, है ना? ये बहुत अच्छी बात है कि आप जन सुनवाई करते हैं। ये समय क्या रख रखा है आपने? मैं प्रातःकाल 9 बजे से 11 बजे तक, 9 से 11 तक रोज करते हैं आप? रोज, जब मैं यहाँ सपोर्टर रहता जब यहाँ पर होते हैं। तो ये पूछना चाह रहा था कि भाई 9 से 11 आप जन सुनवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने मिल तो लिया, आप लोगों से समस्या सुन ली आपने, है ना, लिखित में शिकायतें ले ली, तो लेकिन क्या आपने कभी देखा कि वास्तव में धरातल पर वो पूरी हुई नहीं हुई, इनकी समस्या का समाधान हुआ ही नहीं हुआ, या केवल वो जन सुनवाई ही रह गई बस? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें मेरे ऑफिस में अभी 3 लड़के यहाँ काम करते हैं। अच्छा। जो लोगों के, मैंने उनको अलग अलग विभाग के काम उनको दे रखे हैं। अच्छा, आपने रख रखे हैं? मैं प्राइवेट व्यक्ति यहाँ रख रखा है। हाँ। एक सैलरी बेसिस पर। तो उनको मैंने विभाग बांट रखे, इस विभाग को आप फॉलो अप करोगे, तो वो एक उन्होंने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है। अच्छा। जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है उसकी हम पूरी बाकायदा एंट्री करते हैं, मोबाइल नंबर, नाम, उसकी समस्या। अच्छा, संबंधित लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अच्छा। वो एक उन्होंने एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन को हम रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, संबंधित विभाग को सूचना करते हैं, किस व्यक्ति ने उसको सूचना को हमारी को लिया है, रिसीव किया है, उसका हम नाम वगैरह मेंटेन करते हैं, और उसकी जो वो टाइम बताता है उसकी अद्यतन स्थिति का हम वो लोग लगातार फॉलो अप करते हैं। इतने दिन में काम ये काम हो जाएगा। जैसे ही उनका काम हो गया, जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं, किसी व्यक्ति का पेंशन का काम है, किसी का खाद्य सुरक्षा का काम है, ये काम तो हम मौके पे फोन करके माध्यम से उनको करवा देते हैं। कोई दूसरा काम है किसी व्यक्ति का, कोई रेवेन्यू संबंधित काम है, उसको संबंधित विभाग को भेजकर, विद्युत का काम है उसको संबंधित, पीएचडी का काम है, तो उसका बराबर से फॉलो अप करते हैं, और जैसे उनका काम हो जाता है, लीगल है, तो 100% हो जाएगा। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो वास्तव में दायरे में नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति को उसकी कमियों को बताते हुए उसको सूचना करते हैं, भैया आपका काम इस वजह से। यानी कि जन सुनवाई का असर हो रहा है, मतलब अपन काम जो कर रहे हैं। मेरा देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2.5 साल के अंदर जब मैं सपोर्टर रहता हूँ, और मुझे लगता है महीने के अंदर में 25 दिन तो सपोर्टर रहता हूँ। अच्छा। केवल 5 ही दिन, शायद मुझे लग रहा है 5 भी नहीं, 2 या 3 दिन ही मैं जयपुर जाता हूँ। ठीक है। जिस दिन सपोर्टर रहूंगा, यानी कि महीने के अंदर 25 से 27 दिन में निरंतर रूप से 9 से 11 में यहाँ बैठता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है कि आदमी, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा आके संपर्क करता है। सबसे बड़ी बात है, गरीब व्यक्तियों, पहले क्या होता था, पहले वाले डेकोरम वाली बात नहीं है। डेकोरम वाली बात नहीं है। पहले वाला व्यक्ति महीने में केवल 1 दिन या 2 दिन करौली बैठता था, वो भी क्षेत्र में नहीं, करौली जाकर बैठता। अच्छा, वहां जाना और वहां से मिलने के लिए भी गांव के जो जिनको एजेंट बोल सकते हो, जिनको दलाल बोल सकते हो, उनके माध्यम से व्यक्ति वहां पहुंचते थे। ये सपोर्ट रहा कि आवाम जनता इस बात को भली बात ही अब नहीं बैठते हैं, आप कोई नहीं है, सीधा मिलो, कोई भी अभी आपने देखा नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो सीधा मेरे से मिले, कहाँ का व्यक्ति है ना कोई। मैं कभी इस बात को, मैं दलगत राजनीति नहीं करता कि ये कांग्रेस का है कि ये बीजेपी का है, सब जो अपने, जो मेरे पास आया है, जिसकी वास्तव में जायज समस्या है, उसका किसी भी तरह से अपन को निस्तारण करना है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो लोगों को, जो विकास के लिए बोलते हैं, विकास के काम तो 700 करोड़ के चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा विकास तो मैं ये मानता हूं कि आज जनप्रतिनिधि उनको सीधा उपलब्ध है।
चाहे गांव में हम कहीं जाते हैं निरंतर, अब रात्रि चौपाले। मुझे आपकी बात अच्छी लगी। आपने कहा कि देखो जन सुनवाई हो रही है, और ये वास्तव में हमको पूछने लायक बात थी कि भाई असर है भी या नहीं है। लेकिन आपने कहा कि देखो आपने 3 व्यक्ति बाकायदा बिठा रखे हैं, आपने सैलरी देकर बिठा रखे कि भाई लोग जैसे ही आए तो बाकायदा आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, आपको विभागों से कोऑर्डिनेट करना है, समय मांगना है, कब पूरा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये और जितने भी इस तरह के जनप्रतिनिधि हैं उनको अगर सीखने वाली बात है, प्रेरणा वाली बात है कि अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है और उनको भी करना चाहिए। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि भाई बीच की जैसे पहले के समय है तो लोगों को वहाँ इतनी दूर जाना पड़ता था, अभी उनको यहीं कहीं आप बैठे हुए मिल जाते हैं, डेकोरम वाली बात है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये जब अच्छे काम करता है कोई जनप्रतिनिधि तो अच्छे काम के वोट मिलते हैं क्या भाई? क्योंकि जैसे कहते हैं, ये लोगों में चर्चा होती है बाद में कि यार उसने भाई काम तो बहुत किया लेकिन यार वोट का तो नहीं। देखो चौधरी जी, मैं बताना चाहूँगा, वोट का पैटर्न तो शायद लोकतंत्र में क्या है ये तो जनता जानती है, लेकिन इतना जरूर है कि आप अच्छा काम करते हो तो मन को संतुष्टि 100% मिलती है। लोग जब अच्छा, आप किसी का आज दिन भर में मैं जन सुनवाई में बैठूंगा, अभी 9 बजे का समय हो चुका है, अब मैं जन सुनवाई में बैठने वाला हूँ। यदि आज मैंने मान लो 10 लोगों के या 20 लोगों के काम मौके पे कर दिए, तो ये मान के चलो कि मेरे मन में बहुत 100% मेरे संतुष्टि भी मिलती है। लेकिन जो कोई दुखी था, जो पीड़ा लेकर के आया था, अगर उसकी पीड़ा दूर हो जाती है तो सबसे बड़ा काम है। अब बाकी लोकतंत्र है, वोट का पैटर्न क्या है, मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझे कि हम जनप्रतिनिधियों को क्यों चुनते हैं और उनका दायित्व, मूल दायित्व उनका क्या है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल मुद्दों पे जीते, काम कभी नहीं करवाते, लेकिन ऐसे मुद्दों को पकड़ के रखते हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो कोड़ के रोग को दिखाते रहते। बस वो जैसे कुछ लोगों ने जातिगत मुद्दे छेड़ दिए, कुछ लोगों ने ऐसा मुद्दा पकड़ दिया जो लंबे समय तक हल नहीं होने वाला है, उसी के नाम पर बस वो राजनीति अपनी चमकाते रहते हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि लंबे समय तक इसका कुछ होने वाला है। ये हमने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम, ये जो हमारा खास कार्यक्रम करते हैं तो मुश्किल से ही कई लोग अपने काम गिना पाते हैं, लेकिन आपने इतने सारे काम गिना दिए जो धरातल पर चल रहे हैं। तो इसीलिए मेरे मन में ये बात आई थी कि मैंने कि क्या अच्छे काम के वोट मिलते हैं, क्योंकि आप जब इतना काम कर रहे हैं तो लोगों को वास्तव में ध्यान रखना चाहिए इन बातों का कि किस तरह से आप सोचिए कि लंबे समय से जो समस्याएं बनी हुई थी जिनका समाधान नहीं हो पा रहा था, एक ऐसा लड़का जो पहले रेलवे में एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देता है, फिर आकर के शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा देता है, वहां पर मुकाम बनाता है, फिर आकर के राजनीतिक क्षेत्र में आता है और फिर मुकाम बनाता है। तो ये सोचने वाली तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा सीखने वाली बात है। सोचना नहीं है, सीखने वाली बात है, देखने वाली बात है और सुधार करने वाली बात है उन लोगों के लिए भी जो खुद को जनप्रतिनिधि कहते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से हमने काम किए। काम आपको गिनाने हो तो मुझे लगता है शायद इस तरह से गिनाने चाहिए जो धरातल पर चल रहे हैं। आपने जितने भी काम बताए हैं, बाकायदा द एक्सपोजर की टीम कोशिश करेगी कि उनको जाकर के देखे वास्तव में, क्योंकि इतने सारे काम आपने गिनाए और लोगों को कितनी बड़ी इससे सुविधाएं मिलने वाली हैं, उनकी समस्याओं का समाधान मिलने वाला वर्षों से। जैसे आपने करणपुर घाटी की बात कर दी, आपने वो विस्थापन, डांग विस्थापन की बात कर दी, आपने सोची कि रोडवेज बस स्टैंड, आप दो रोडवेज बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, आप एक रोड जो वहां से लेकर के गंगापुर सिटी रेल पुलिया से लेकर के और आपके मलारना डूंगर है ना, वहां तक जुड़ने वाला है। मतलब कितने सारे आपने काम गिनाए हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि धरातल पर हम जाएं बाद में और उनको देखें और लोगों के बीच में पहुंचाएं। अभी ये खास कार्यक्रम आपके साथ था और हमें आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि लोग इस बात को समझें। उन राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं जिनमें द्वेषता फैलाई जाती है दूसरे के खिलाफ, समुदाय के खिलाफ, धर्मों के खिलाफ, उनको छोड़ करके धरातल पर देखिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करवाइए। आप अच्छे पढ़े लिखे जो हैं युवा, उनको आगे आने दीजिए। और आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा ऐसे व्यक्तित्व से, और हम कोशिश करेंगे कि राजनीति में इसी तरह के जो युवा हैं वो आगे आएँ। और अभी आप देख रहे थे द एक्सपोजर का खास कार्यक्रम, मैं बेअंत सिंह चौधरी अपने साथी अर्जुन के साथ। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं सच।